Hello friends, welcome to this channel. Here I am Abhishek Shukla, and here I am going to analyze the complete Indian Express newspaper and editorial of 30th October of 2020. So this is for today, and I will give you the questions in between the news analysis. So you have to attempt the questions in the comment box. So that is the thing. So let's start from the front fees. 3 killed in फ्रेंच चर्च इस्लामिक टेरर अटैक मैक्रोन। तो मैक्रोन जो है वो फ्रांस के हैं। अभी फ्रांस में हुआ क्या है, एक चर्च में एक मुस्लिम जो मैन है उसने क्या किया है, 3 लोगों का गला काट दिया है और इसको फ्रांस में इस्लामिक टेरर अटैक का नाम दिया गया है क्योंकि मुस्लिम था और वहाँ पे थोड़ी सी क्राइसिस चल रही है। अब इंडिया ने क्या किया है, पीएम अंडरलाइन इंडिया सपोर्ट बिटवीन लाइज एंड की मैसेज। तो इंडिया ने फ्रांस का सपोर्ट किया है। प्राइम मिनिस्टर जी ने मैसेज दिया है कि आई स्ट्रांगली कंडेम द रिसेंट टेररिस्ट अटैक इन फ्रांस। उन्होंने कंडेम किया है रिसेंट टेररिस्ट अटैक को फ्रांस में, एंड इंक्लूडिंग टुडे हीनस अटैक ऑफ नाइट्स इनसाइड ए चर्च। तो एक चर्च के अंदर ये हुआ था। आर डीपेस्ट एंड हार्टफुल कॉन्डोलेंस टू द फैमिली ऑफ विक्टिम्स एंड पीपल्स ऑफ फ्रांस। तो कॉन्डोलेंस मैसेज भी दिया है प्राइम मिनिस्टर ने। दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट हेल्प us in bringing a strong relation with the other states such as France है। तो फ्रांस के लिए नरेंद्र मोदी जी ने condolence मैसेज दिया है। So whenever India will be in some crisis, then there is a possibility that France will also help us. So this is the thing that matters in the international affairs and international policy. की चेंजेस इन एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट बिडर कैन डिसाइड डेप्ट बर्डन लेवल। तो एयर इंडिया जो है वो पहली भी चीज़ तो आपको जाननी चाहिए कि वो एकदम डेट में चल रही है, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसको बेचने का उसका डिसइन्वेस्टमेंट करने का निर्णय लिया था। उसमें क्या था कि सबको एक जैसे ही डेप्ट बर्डन पड़ता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो बिडर हैं वो क्या कर सकते हैं, अपना डेप्ट लेवल अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो वही उसी के बारे में दिया गया है। की चेंज इन द एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस, द गवर्नमेंट हैज टेकन ए कॉल टू अलाउ पर्सपेक्टिव बिडर टू फ्लेक्सिबिलिटी टू डिसाइड द लेवल ऑफ डेप्ट दे विश टू टेक। तो कौन कितना डेप्ट वो लेना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग बिडिंग होगी। बिडर्स जो हैं उनको वो फ्रीडम होगी। सो दैट इज द थिंग। द डिसीजन मार्क्स ए शिफ्ट फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ कंबाइनिंग फिक्स लेवल ऑफ डेप्ट। तो ये शिफ्ट करेगा जो कंबाइन लेवल ऑफ डेप्ट लोगों को दे दिया जाता था विद कैरियर आफ्टर द सेंटर फॉर द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो सेंटर ने अप्रोच किया था लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को टू बी बंडल्ड विद द सेल एज रुपीड 23,296,050 crore while launching its second attempt to sell its stake in January 2027. Government also has extended the last date for submission of expression of interest from December 30 to December 14, thereby given time to potential investor to review। तो potential investor जो है उनको रिव्यू करने के लिए भी टाइम दिया गया है। New offer means the government will not predetermine the level of debt that AI will carry. It gives greater flexibility to structure bids and its marked departure from the earlier disinvestment event। तो इसका नया ऑफर का मतलब ये है कि गवर्नमेंट पहले से डिसाइड नहीं करेगी कि कौन किसको कितना डेप्ट मिलना है। जैसे पहले होता था कि जैसे मान लिया किसी बिल्डर को मिल गया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो डिसाइड हो जाता था, उनको उतना फिक्स मिल जाता था। बट अभी बिल्डर्स के पास चॉइस है कि दे कैन टेक द डेप्ट बर्डन एज मच एज दे वांट। गवर्नमेंट सेट टू नेम CIC 2IC डिस्पाइट ऑफ डिसेंट नोट। तो अभी इसमें हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें CIC और IC के बारे में थोड़ा जाना है। CIC जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, IC जो है इंफॉर्मेशन कमीशन होती है, ठीक है। इसमें कमिश्नर भी होते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में आपको बताता हूँ। इनका टर्म जो होता है 5 साल के लिए होता है। ये जो अपॉइंट किए जाते हैं ये प्राइम मिनिस्टर के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। इनको अपॉइंटमेंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है वो अपॉइंट करता है और एक नॉमिनेटेड मेंबर होता है बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो वो 3 लोग मिलकर अपॉइंट करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। ये एक सेपरेट बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है फॉर कंडक्टिंग ऑटोनोमस बॉडी है
फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। नाउ द सेकंड थिंग इज आईसीज। आईसीज का भी टर्म 5 ईयर्स का होता है। अब आईसीज के बारे में एक चीज़ ध्यान दें कि इनका टर्म 5 साल का होता है, लेकिन ये फिर से रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। एक बार आईसी जो बन गया दोबारा आईसी के लिए एलिजिबल नहीं होता है। हाँ, ये प्रमोट होके सीआईसी जरूर बन सकते हैं। तो दैट इज़ द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप चाहें तो अपने नोट्स में से भी एक बार रिवाइज कर सकते हैं। टू फाइट एनसीआर पॉल्यूशन, न्यू बॉडी अंडर लॉ। तो एक नई बॉडी बनाई जा रही है पॉल्यूशन से, मतलब कि पॉल्यूशन से फाइट करने के लिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे नोटिफाइड एंड ऑर्डिनेंस टू कॉन्स्टिट्यूट कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर। तो एक कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर बनाया जाएगा एंड एडजॉइनिंग एरियाज। द कमीशन विच विल मॉनिटर एंड चेक एयर पॉल्यूशन लेवल इन रीजन विल सुपरसीड ऑल एग्जिस्टिंग बॉडीज। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो कमीशन बनाया जाएगा, जो ऑल एग्जिस्टिंग बॉडी हैं, जैसे सीपीसीबी हो गया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या और कोई भी ऐसी बॉडी होगी, तो ये सबको सुपरसीड करेगा। मतलब कि इसके जो डिसीजंस होंगे, इसकी जो रिकमेंडेशन होंगी, बाइंडिंग होंगी, और मतलब कि उन सब के ऊपर सुपरसीड करेगा ये। सो दैट इज़ द थिंग। एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट इन मैटर ऑफ एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन। तो स्टेट्स भी, स्टेट को भी सुपरसीड करेगा। ये स्टेट भी जो भी चीज़, मतलब कि स्टेट जैसे मान लीजिए कोई गाइडलाइन स्टेट ने दी और कोई गाइडलाइन इस न्यू कमीशन ने दी, तो इस न्यू कमीशन की गाइडलाइन एप्लीकेबल होगी, स्टेट की नहीं होगी। तो सुपरसीड करेगा सारे एग्जिस्टिंग लॉज जो हैं उन सबको। लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। सो दीज थिंग आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। नाउ लेट्स मूव। टॉक्सिक हेज एनवेलप कैपिटल एज एयर क्वालिटी प्लूमेज टू सीवियर रेंज। तो ये सिटी पेज में है। नाउ द थिंग इज दैट कि अभी इसमें दिया क्या गया है कि द दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिशियल पुअर वेदर। तो इसमें भी कुछ ऐसे रीजन्स दिए गए हैं कि क्या रीज़न है, ठीक है, और थोड़ा सा तो कुछ डेटा भी दिए गए, उनके बारे में हम देखेंगे। पुअर वेदर कंडीशन मेनली लो विंड स्पीड नियर द सरफेस। तो जो सरफेस है हमारा, उसके पास लो विंड स्पीड हो गई है। लो विंड स्पीड की वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ऐसा बोला गया है। एंड we were experience very low surface level wind speed, but the same time wind speed in the upper level was enough to bring pollutant from stable burning state। तो अभी क्या हो रहा है कि नीचे, let me show you, अभी इसमें हो क्या रहा है ना कि सपोज ये लोअर लेयर है विंड की और ये अपर लेयर है। तो अभी हो क्या रहा है कि ये जो लोअर लेयर है, इस लोअर की विंड स्पीड जो है वो कम हो गई है, और ये अपर लेयर जो है इसकी विंड स्पीड ज़्यादा हो गई है। तो मान लीजिए मेरठ से आ रही है, हरियाणा से आ रही है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा है, पॉल्यूटेंट ज़्यादा लेके आ रही है, यहाँ पे लाके दिल्ली में कंसंट्रेशन कर रही है, लेकिन दूसरे की स्पीड जो है वो कम है, लोअर सरफेस लेवल की, जिसकी वजह से वो डिस्पर्स नहीं हो पा रहा है, उसका कंसंट्रेशन हो रहा है और पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो आप ये एक रीजन ये भी दे सकते हैं, ठीक है। एज पर द सेंट्रल सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। तो सफ़र सिस्टम जो है वो याद रखिएगा कि एयर क्वालिटी और वेदर फोरकास्टिंग दोनों करता है। सो दैट इज़ द थिंग। सफ़र के बारे में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इक्वाई रिमेन सीवियर रेंज बिटवीन 11 एंड 2 PM इन। तो 14 से 17 जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन होता है, तो 14 से 17 मतलब एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन 35 में, 14 से 17 में लगभग एयर क्वालिटी है 11 to 2 PM रही है इस टाइम पे। ए बुलेटिन फ्रॉम सफर सजेस्टेड इंक्रीज सरफेस विंड स्पीड एंड बेटर वेंटिलेशन कंडीशन आर लाइकली टू सिग्निफिकेंट इम्प्रूव द एयर क्वालिटी सिचुएशन इन दिल्ली बाई October 31। तो अभी एक इन्होंने मेजर दिया है, मतलब एक यू कैन से मिटिगेशन टेक्निक दी है कि अगर विंड स्पीड बढ़ती है या फिर बेटर वेंटिलेशन, जैसे आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपके रूम में बेटर वेंटिलेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर विंड मूवमेंट होना चाहिए जिसके थ्रू आपको परेशानी नहीं होगी। सो दैट इज़ द थिंग, इट कैन बी यूज एज अ मिटिगेशन टेक्निक इन द आंसर राइटिंग। EPCA has played a crucial role in drafting the long-term comprehensive action plan। तो EPCA एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो जो उसका जो कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान है उसने एक क्रूशियल रोल प्ले किया है फॉर कॉम्बैटिंग एयर पॉल्यूशन। एंड द ग्रेडेड रिस्पॉन्स प्लान इज अ सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर दैट किक इन एज अ एयर क्वालिटी इन NCR डिटेरिएट्स। तो इसमें ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान भी होता है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स प्लान में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसका एक मेजर होता है। मान लीजिए एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो क्या होगा कि जैसे अभी दिल्ली में डीजल के इंजन बंद कर दिए गए थे कुछ दिन पहले, 25-30 दिन पहले,
तो डीजल इंजन बंद कर दिए गए थे। अभी अगर और भी सीवियर कंडीशन होगी तो ऑड इवन लागू हो जाएगा दिल्ली में, एक दिन ऑड नंबर की गाड़ी चलेंगी, एक दिन इवन नंबर की गाड़ी चलेंगी। सो दैट इज द थिंग ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इमरजेंसी मतलब एक एनवायरमेंटल इमरजेंसी टाइप की डिक्लेयर कर दी जाती है और उसमें फिर एक्शंस लिए जाते हैं। और क्या हुआ, डेली पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्लीट फ्रॉम डीजल टू सीएनजी। तो अभी इसमें हुआ क्या है कि नो ओह आई थिंक आई was confused. So that is the thing from this. Now we will move for the other news item. On way out EPCL list what remain starting with curbing crop burning. तो अभी इसमें हुआ क्या है ये ग्रेटर रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इस न्यूज आइटम का था, सॉरी फॉर दैट। सो इस न्यूज आइटम में क्या दिया हुआ है कि अभी तक कौन कौन सी चीज़ें एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के लिए सक्सेसफुल हुई हैं। तो इसमें ये अगर मान लीजिए पूछा जाता है कि एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं, तो उनमें आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो जैसे BS4 इंजन से BS6 पे लेके आया गया, ठीक है। ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR, तो ये कमीशन बनाया जाए, ठीक है। स्टेबल बर्निंग एंड बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, तो स्टेबल बर्निंग और बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के प्लांट्स बहुत सारे जगह लगाए गए हैं, जैसे भी गाजीपुर में लगाया गया था, ठीक है। तो बायो जो वो स्टेबल होती है उसके थ्रू उसका वेस्ट का मैनेजमेंट करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, उससे खाद कंपोस्ट होती है वो प्रोड्यूस की जाती है। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो इंडस्ट्रीज थे उनको दिल्ली के बाहर मूव कर दिया गया। 10 साल के पहले की जो डीजल गाड़ियाँ थी जो बहुत ज़्यादा एमिशन कर रही थी उनको हटा दिया गया। तो दीज आर द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन UPSC आस्क यू दैट व्हाट शुड बी मेजर्स आर UPSC कैन आस्क दैट कि कौन कौन से मेजर्स लिए गए जो सक्सेसफुल हैं। तो ये आपको ग्रेडेड एक्शन कॉम्बैटिंग एयर पॉल्यूशन एंड ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, तो ये मैंने आपको बता दिया था। ट्रांसपोर्ट फ्लीट फ्रॉम डीजल टू CNG, तो दिल्ली में अब सारी लगभग CNG गाड़ियाँ हो गई हैं, डीजल बहुत कम चलती हैं। आफ्टर EPCA रिकमेंडेशन टू यूनियन गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट द कंट्री स्किप द BS5, तो BS4 के बाद BS5 को स्किप कर दिया गया है, डायरेक्ट BS6 पिला दिए हैं। BS6 में क्या है कि 80% लेस सल्फर कंटेंट होगा। तो SO2 आपने देखा होगा एयर क्वालिटी में वो मेजर किया जाता है, तो लेस सल्फर कंटेंट होगा देन BS4 फ्रॉम 50 पार्ट्स पर मिलियन टू 10 पार्ट्स पर मिलियन, तो 50 ppm से 10 ppm पे ये हो जाएगा। दिल्ली अवे फ्रॉम सिटी इनटू द रोड्स, तो ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाने की बात चल रही थी दिल्ली में, जो एक बाईपास होगा जिससे गाड़ियाँ दिल्ली में नहीं आएंगी और डायरेक्ट होकर निकल जाएंगी, ठीक है। बैन ऑन पेटकॉक एंड फर्नेस ऑयल इन NCR रीजन, तो पेटकॉक और फर्नेस ऑयल पे भी बैन लगाने की बात की जाती है। एंड सेटिंग अप स्टैंडर्ड फॉर सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड नाइट्रोजन क्लोजर फॉल, तो जो बदरपुर है दिल्ली में वहाँ पे पावर प्लांट है एक, तो वहाँ पे भी इन्होंने कहा है कि वहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट किया गया था एंड नाउ इट हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड वेरी सीरियसली। सो दैट इज़ द थिंग। सो गाइज दीज आर द न्यूज आइटम। अभी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई कि मैंने ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान का इसी में बता दिया था। सो दैट द थिंग, दैट्स नॉर्मल, मिस्टेक कैन बी कहीं भी हो सकती है। सो दैट लेट्स मूव फर्दर। तो ये न्यूज आइटम था और ये आप अगर चाहें तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये UPSC पूछ सकता है कि अभी भी गवर्नमेंट ने क्या क्या डिसीजन लिए हैं एयर पोल्यूशन। रजिस्टर कंप्लेंट ऑन ग्रीन दिल्ली ऐप। सो नाउ दिस इज दिल्ली CM केजरीवाल थर्सडे लॉन्च है ग्रीन दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन। तो ग्रीन दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने, फॉर रेजिडेंट टू हेल्प कंट्रोल एयर पोल्यूशन एक्टिविटीज इन द सिटी। तो सिटी में जो एयर पोल्यूशन की एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल करने के लिए। अगेंस्ट एक्टिविटीज सच एज वेस्ट बर्निंग, डस्ट एमिशन फ्रॉम कंस्ट्रक्शन वर्क, अगर कोई वेस्ट को बर्न कर रहा है, डस्ट एमिशन कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क से हो रही है, जैसे कि आप देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क होता रहता है उस पर एक ग्रीन फिल्म टाइप मतलब एक ग्रीन टाइप का लटकता रहता है, तो वो पॉल्यूशन को ही कम करने के लिए। पॉल्यूटिंग व्हीकल, कोई व्हीकल पॉल्यूशन फैला रही है उसके लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री से अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो इट इज़ अवेलेबल ओनली ऑन एंड्रॉइड स्मार्टफोन, तो एंड्रॉइड स्मार्टफोन पे अवेलेबल होगा।
एट प्रेजेंट आवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एक्सपेंड द iOS, तो आईफोन पे भी आ जाएगी जल्दी ही। द ऐप वॉज लॉन्च इवन एट डेली ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स एंटर द सीवियर कैटेगरी विद द रेटिंग ऑफ 402 एट द 12 PM। तो सीवियर कैटेगरी में दिल्ली का जो था पॉल्यूशन लेवल वो चला गया था। सो दैट इज़ द थिंग। गवर्नमेंट टू एक्ट अगेन ऑफिशियल वो डिनाइड आरोग्य सेतु इन्फो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसके खिलाफ एक्शन लिया है, जिसने कि डिनाई किया था कि हमें ये नहीं पता कि आरोग्य सेतु ऐप बनाया किसने है और कैसे बना है। तो अभी न्यूज़ आई थी कि क्या हुआ था कि RTI एक डाली गई थी आरोग्य सेतु ऐप से कि पता करने के लिए किसने बनाया है क्या है। तो NIC जो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, तो उसने क्या कहा था कि हमें कोई जानकारी नहीं है कि मतलब कि कोई भी APIO जो था वहाँ का, उसने इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हमें कोई जानकारी नहीं है कि वो बना कहाँ से है और किसने बनाया। तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन लेने जा रही है। इंडिया कन्वेज कंसर्न ओवर मैप इन सऊदी बैंक नोट। तो सऊदी बैंक नोट के ऊपर इंडिया का मैप बनाया गया था एक ओकेजन पे। तो उन्होंने क्या किया था सऊदी ने कि उन्होंने जम्मू कश्मीर रीजन को और लद्दाख रीजन को इंडिया से बाहर का दिखा दिया था। तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले रही है। दैट इज़ द थिंग। ऐसा होना नहीं चाहिए किसी की टेरिटरी को आप कहीं भी दिखा रहे हो। नाउ लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। तो मायावती जी ने 7 रेबल्स को सस्पेंड कर दिया है। पॉलिटिकल एजेंडा है, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। नाउ लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है गाइस। NIA आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। NIA के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिए कि NIA जो है वो किसी भी स्टेट में जाके प्रॉपर्टी को सील कर सकती है। NIA 2008 में बना था, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। कहीं भी किसी स्टेट में जाके विदाउट प्रायर कंसेंट और विदाउट प्रायर परमिशन की किसी भी जो प्रॉपर्टी है किसी की भी, उसको सील कर सकती है। तो ये एक्सप्लेन पेज का है। हाउ मास्क मेड ऑफ टी-शर्ट, जीन्स एंड अदर फैब्रिक ब्लॉक पार्टिकल एट कफिंग स्पीड, ये मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। पैनल फॉर डेली एयर रोल पावर, ये भी लास्ट में डिस्कस कर दूँगा। इन पोम्पियो इंडो पैसिफिक टूर ए मैसेज फॉर चाइना टेक अवे फॉर इंडिया, ये भी एक्सप्लेन्ड पेज का। तो एक्सप्लेन और एडिटोरियल मैं लास्ट में डिस्कस कर दूंगा, पहले न्यूज़ आइटम देख लेंगे क्या है। लॉन्ग नंबर 9, ये पूरा अमेरिका का जो वो है इलेक्शन, उस पर लिखा गया है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर दूंगा। लास्ट चाइल्ड मैटर्स, तो ये डिजिटल इनइक्वालिटी पे लिखा गया है कि अभी एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है। द रॉन्ग लिंक, तो ये भी थोड़ा सा वो MSP पे लिखा गया है, मतलब कि ये जो फॉर्म बिल आया है उस पर लिखा गया है। सो दैट इज़ द थिंग। नाउ लेट्स मूव फर्दर। घुस के मारा मिनिस्टर अमित पाक रोल इन पुलवामा टेरर अटैक। तो पुलवामा टेरर अटैक जो हुआ था उसमें पाकिस्तान कह रहा था हमारा कोई हाथ नहीं है, कोई हाथ नहीं है, लेकिन अभी वहाँ के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने वहाँ की ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। In a sectional admission, a senior Pakistan minister on Thursday admitted that Pakistan was responsible for deadly Pulwama terror attack in Jammu and Kashmir in 2019 that brought the two countries to brink of war. हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा, we hit India in their home. Our success in Pulwama is a success of nation under the leadership of इमरान खान। तो मिनिस्टर साहब ने क्या कहा है कि पुलवामा अटैक की जो सक्सेस है वो इमरान खान जी जो है उनके लीडरशिप के अंडर हमारी एक बहुत बड़ी सक्सेस है। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि पुलवामा अटैक पाकिस्तान नहीं कराया था। अदर मिनिस्टर इसको मना कर रहे थे बगल से, लेकिन ये बेचारे फ्लो में बोल गए। सो दैट इज़ द थिंग। नाउ देखते हैं इंडिया क्या एक्शन लेता है, या इंडिया के लाइजेंस जैसे US और इंडिया ये सारे मिलके क्वाड ग्रुपिंग है, तो ये लोग मिलके क्या एक्शन लेते हैं। सो दैट इज़ द थिंग कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया है। मुस्लिम है राइट टू पनिश फ्रेंच मलेशिया महातिर। तो अभी जो अटैक हुआ है वहाँ पे फ्रांस में, अभी जो सबसे ऊपर न्यूज आइटम थी उसमें क्या है कि उसमें मुस्लिम ने सबका गला काट दिया। अभी जो मलेशिया के महाथिर जी हैं, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम जो हैं उनको पनिशमेंट देने का राइट है। In a blog post, Mahathir 95, a respected leader in the Muslim world, said he believed in freedom of expression, but that it should not use to insult other। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे ये सारा मैटर उठा है।
उन्होंने कहा कि ये किसी की इंसल्ट करने के लिए नहीं होता, ये तो ठीक है, लेकिन उन्होंने आगे क्या कहा ये देखिए, मुस्लिम हैव अ राइट टू बी एंग्री एंड टू किल मिलियंस ऑफ फ्रेंच पीपल फॉर द मैस्कर ऑफ द पास्ट। तो उन्होंने कहा कि जो मैस्करीन हुआ था पास्ट में, पिछले इतिहास में, उसके लिए मुस्लिम्स को राइट है कि वो गुस्सा हो और मिलियंस ऑफ मिलियंस पीपल को किल कर दें। दिस इज़ द मेंटालिटी। अब ऐसे तो होना चाहिए तो इंडिया भी क्या करे, चले इंग्लैंड पे अटैक कर दे कि भाई पास्ट में आपने ऐसा ऐसा किया था, हमारे पास भी राइट है। तो ये एक चीप मेंटालिटी को दिखाता है कि मतलब पहले जो हो गया उसके लिए आप कह रहे हैं राइट टू किल है। अभी अभी फ्रांस है, फ्रांस मान लीजिए अटैक कर दे किसी मुस्लिम कंट्री पे, वो भी कहेगा कि हमारे पास भी राइट है। तो दिस इज़ नॉट अ थिंग दैट bring a keep that bring peace in the countries. So this is the thing that we should about as a civil services aspirant. Mahathir who served as a Malaysian premier twice for a total of 24 years said that French president Macron was not showing that he is civilized, adding he was very primitive। तो उन्होंने कहा है, अब देखो ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा है मैक्रोन जो है वो प्रिमिटिव मेंटालिटी के हैं और वो सिविलाइज्ड नहीं है, जबकि प्रिमिटिव मेंटालिटी की बात ये खुद ही कर रहे हैं कि हमें पास्ट में जो चीज़ें हुई थी उसके लिए हमें राइट है, मुस्लिम्स को राइट है कि वो मार सकते हैं जाके। सो दीज आर द थिंग गाइज, बिलीव मी, अगर आप एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं और आप किसी भी चीज़ को ना, जैसे मान लीजिए आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, अगर आप हिंदुइज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आप एक डाइवर्सिफाइड आंसर नहीं लिख पाते, और आपके इंटरव्यू में भी वो लोग ये चेक करते हैं और आपको दिखता है, तो आपको जो सही लगता है वही बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हैं तो अगर कोई चीज़ हिंदुओं ने गलत की है तो आप उसको डिफेंड करेंगे। दैट शुड नॉट बी द थिंग, क्योंकि आप इंटरव्यू में आप फंस जाएंगे। और वैसे भी आप जब आंसर लिखते हैं उसमें बायसनेस दिखती है अगर आपकी मेंटालिटी होती है, तो दैट द थिंग दैट शुड यू नीड टू अवॉइड। टाइफून स्लेट इनटू वियतनाम, तो टाइफून जो है वो वियतनाम, टाइफून दैट स्लेम इनटू सेंट्रल वियतनाम हैज सेट ऑफ ए सीरीज ऑफ लैंडस्लाइड। तो वियतनाम में जो आया था टाइफून, उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स वगैरह हो रही हैं। सो दीज आर द थिंग। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन आपको जो मैंने बोला था मैं आपको दे देता हूँ। आप बताइएगा कि टाइफून जो है, विली विलीज जो है, मतलब कि कौन सी कंट्री ने किसका नाम रखा है। जैसे टाइफून को किसने नाम दिया है, विली विलीज को कौन नाम देता है, तो ये सारी चीज़ें इनको आप बताइएगा अगर आप देना चाहें तो ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए। अमेजन इंडिया राइट्स टू सेबी बॉस आज ना टू की डील। तो फ्यूचर्स में रिलायंस ने डील किया था, उस पर ये हो रहा है कि आर्बिट्रेशन के लिए था, उन्होंने इमरजेंसी फ्यूचर आर्बिट्रेशन के यूज कर लिया है। अब अमेजन सेबी के पास गया है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और एनएससी बीएससी को भी उसने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्यूचर्स में होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फ्यूचर्स में होता है कि फ्यूचर टाइम पे एक पहले से ही फिक्स प्राइस पे कोई भी चीज़ खरीदी या बेची जाती है तो वो फ्यूचर्स कहलाती है। सो दिस इज द थिंग। नीति रिलीज ड्राफ्ट एक्ट रूल ऑन स्टोट ऑन लैंड टिल्टिंग। तो नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट रिलीज कर दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया release the draft model act and rules for state for regulation on the conclusive land tilting। तो लैंड को टिल्ट करने के लिए रेगुलेशन जो स्टेट में बनेंगे उसके लिए ड्राफ्ट रिलीज किया गया है। प्रोवाइडिंग फॉर स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्डर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाइटल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल द एनी टाइप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी जितनी है उनका रजिस्ट्रेशन के लिए बात की गई है। द मूव टुवर्ड ए लैंड टिल्टिंग फ्रेमवर्क इज एम टू रिड्यूसिंग लैंड रिलेटेड लिटिगेशन। तो एम क्या है कि लैंड रिलेटेड लिटिगेशन को कम करना एंड इम्प्रूव्ड लैंड इक्विजिशन। तो लैंड इक्विजिशन को इम्प्रूव करना। इन ए कंक्लूसिव टिल्टिंग स्टेट में गवर्नमेंट प्रोवाइड गारंटीड टाइटल्स फॉर द लैंड एंड कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ एनी ओनरशिप डिस्प्यूट। तो ओनरशिप डिस्प्यूट में अगर कुछ भी होगा गवर्नमेंट उस पर compensation provide कराएगी। दैट ड्राफ्ट is released by the government think tank provide that any person aggrieved by any entry in the record of titles may file an objection before the title registration officer within 3 days from the date of such notification। तो उन्होंने कहा है कि एक ऑब्जेक्शन भी किया जा सकता है अगर कोई टाइटल रजिस्ट्रेशन हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो 3 दिन के अंदर उसके लिए किया ऑब्जेक्शन भी फाइल किया जा सकता है आफ्टर नोटिफिकेशन, जब नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो। सो दिस द थिंग, देखते हैं पास होता है या नहीं होता। नाउ ए पार्टी एग्रीड विद एन ऑर्डर टू लैंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑफिसर में फाइल एन अपील बिफोर द लैंड टिल्टिंग एप्लीकेट ट्रिब्यूनल।
विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग सच एन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट बाय नीति आयोग। तो उन्होंने कहा कि लैंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जो ऑफिसर होंगे तो उनको अपॉइंट किया जाएगा। उसमें क्या होगा कि जो पार्टी अग्रीव्ड होगी किसी भी ऑर्डर के लिए वो ट्रिब्यूनल में 30 डेज प्रोसेस जो उसका ऑर्डर पास होगा उसके लिए वो अपील कर सकती है 30 डेज, मतलब 30 दिन के अंदर वो अपील की जा सकती है। अगर मान लीजिए कोई रजिस्ट्रेशन हुआ या ऑर्डर हुआ तो उस पर वो सेटिस्फाई नहीं है तो ऑब्जेक्शन वो उस पर वो कर सकता है। ए स्पेशल बेंच ऑफ हाई कोर्ट शैल बी डेजिग्नेटेड टू डील विद द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय लैंड टिल्टिंग। तो एक हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच भी बनाई जाएगी इसके लिए। अपीलेट ट्रिब्यूनल के मतलब की कंसिडरेशन जो वर्क करेगी एज अपीलेट ट्रिब्यूनल जो वर्क करेगी। लैंड टिल्टिंग अपीलेट ट्रिब्यूनल विद द एक्ट प्रोवाइडिंग फॉर द 30 डेज विंडो टू अपील बिफोर द हाई कोर्ट एंड ड्राफ्ट। तो 30 डे विंडो प्रोवाइड की जाएगी फॉर अपील करने के लिए। सो दैट इज द थिंग। लेट्स मूव फर्दर। ये सारे तो एडवर्टीजमेंट ही भरे हैं 2 4 5 पेज में, क्या ही करेंगे। नाउ I think we have done with the news analysis part. Now we will move core industry output since 7th month। तो core industry जो है वो 7 मंथ में श्रिंक कर गई है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको जानना है कि कोर इंडस्ट्रीज में आता क्या क्या है, ठीक है। कोर इंडस्ट्रीज में आता है क्रूड ऑयल आता है, नेचुरल गैस आती है, रिफाइनरी प्रोडक्ट आता है, फर्टिलाइजर आते हैं, सीमेंट आते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं मे बी। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी आता है, स्टील आता है, वायरिंग कोल आता है, कोल भी आता है। तो अब आप ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। कोल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर एंड सीमेंट, ये सारी चीज़ें कोर इंडस्ट्रीज़ में आती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करती हैं जीडीपी का भी और ग्रोथ इंडेक्स का भी, ठीक है। तो दैट इज आई थिंक कोर इंडस्ट्रीज आप याद रखिएगा, यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछता है। कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी होती हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव। अभी हमारा एक्सप्लेन पेज बचा है, ये आप क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आपकी बार पूछा था यूपीएससी ने और हर दूसरे तीसरे साल पूछता रहता है किसी न किसी फॉर्मेट में, तो कुछ भी पूछ सकता है ना। सबसे पहले हम आएंगे एक्सप्लेन पेज पे जहाँ से हमने छोड़ा था। हाउ मास्क मेड ऑफ टी शर्ट, जीन्स एंड अदर फैब्रिक ब्लॉक पार्टिकुलर स्कफिंग स्पीड। तो अभी ये रिसर्च आई है, रिसर्च ने कहा है कि टी शर्ट और जीन्स वगैरह के जो वो मास्क बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। मतलब N95 जैसे इफेक्टिव तो नहीं है, लेकिन N95 से कम इफेक्टिव है, बट जो नॉर्मल मास्क है उनसे ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर हम टी शर्ट और जीन्स के मास्क बनाते हैं, लेकिन वो मास्क 2-3 लेयर के होने चाहिए, तो जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल जो कोविड के पार्टिकल्स हैं वो अंदर नहीं जाएंगे। सो दैट इज़ द थिंग। वायरस की साइज क्या है, 0.02 से 0.1 माइक्रोमीटर, इतनी साइज़ है वायरस की। तो इससे कम के लिए हमें जो जीन्स और टी शर्ट के मास्क का यूज हो रहा है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें घर पे मास्क बना के पहनना चाहिए, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। या फिर आप N95 मास्क का भी यूज कर सकते हैं। शुड यू बाई गोल्ड दिस दिवाली, एक्सप्लेन में दिया गया है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर किसी को गोल्ड खरीदना है तब आप इसको पढ़ सकते हैं। पैनल फॉर डेली एयर रोल पावर व्हाट इज़ न्यू। तो अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि एक पैनल बन रहा है दिल्ली के एयर के लिए, तो उसमें क्या होगा, What does it change on the ground? The one body with power similar to the new commission was the Environment Pollution Authority expertise। तो ये जो बॉडी होगी एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी के बराबर इसकी पावर होगी। इट वाज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी बट ड्रो लेजिटिमेसी फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं होगी, याद रखिएगा, लेकिन ये अपनी जो लेजिटिमेसी है सुप्रीम कोर्ट से ड्राइव करेगी। which has been looking in case of air pollution as part of judgment in MC Mehta वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो MC मेहता और यूनियन ऑफ इंडिया केस किससे रिलेटेड है, पॉल्यूशन से रिलेटेड है। अब की बार भी यूपीएससी ने रुकमा बाई केस पूछ लिया था, तो ऐसे यूपीएससी केस पूछ लेता है, याद रखिएगा। MC मेहता और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है वो किससे रिलेटेड है, पॉल्यूशन से रिलेटेड है। दैट इज द थिंग। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ कमीशन स्टेट टू स्टेट। तो इसमें क्या होगा, द ऑर्डिनेंस मेक इट क्लियर द स्टेट एज वेल एज सेंट्रल बॉडी विल नॉट हैव जुरिसडिक्शन ओवर मैटर रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन। तो अब जब ये बन जाएगी
तो ये समझ लीजिए कि सारी चीज़ों पे सुपरसीड करेगी। स्टेट कोई भी इसमें इंटरवेंशन नहीं कर सकता, सेंट्रल भी कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकता। ये बॉडी, ये पैनल जो डिसाइड करेगा एयर पॉल्यूशन के लिए, वो चीज़ फाइनल होगी, क्योंकि ये अपनी पावर ड्राइव कर रही है, लिजिटमेसी ड्राइव कर रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से लेजिटमेसी ड्राइव कर रही है, इसका मतलब ये है कि बाइंडिंग होगा स्टेट और उस मैटर पे। इसमें ये भी कहा जा सकता है कि स्टेट को एक्शन लेने से मना भी कर सकती है। ये मतलब कि स्टेट ने जैसे मान लीजिए कुछ किया है, तो अगर ये कोई डिसीजन पास करेगी तो सुपरसीड कर जाएगा। दैट इज द थिंग। हाउ डज इट हेल्प? ये हेल्प कैसे करेगा? तो इन्होंने कहा है कि ऑटोमेटिकली गारंटी एक्शन ऑन ग्राउंड। तो देखिए, इस पर कोई किसी का इंटरवेंशन नहीं होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से अपनी लेजिटमेसी ड्राइव करेगी। तो अब जितने भी चीज़ें आएंगी, जितने भी एलिगेशन आएंगी, क्या नहीं हो रहा, क्या, तो एक ही बॉडी पे सारा डिपेंड करेगा। तो ये ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, अकेले रहेंगे। एंड दैट इज़ द थिंग कि अगर कोई आपको इंटरवीन नहीं करता तो आप अपने हिसाब से काम करते हैं और उस पर एक अच्छा खासा रिजल्ट मिल सकता है। व्हाट आर द चैलेंज? चैलेंज क्या है? तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो सकता है। जैसे लोग कह सकते हैं कि भाई जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स को कोई पावर ही नहीं है एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ये कमीशन बना दिया गया है, पैनल बना दिया गया है, तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो सकता है। सो दैट इज़ द थिंग। लेकिन अभी क्या है कि कमेटी ने क्या किया है, कमेटी क्या करेगी, ये समझ लीजिए कि एक स्ट्रीमलाइन पार्टिसिपेशन मांगेगी स्टेट एंड एक्सपर्ट से। तो एक स्टेट जो है, स्टेट का पार्टिसिपेशन होगा और जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी रिकमेंडेशन ली जाएगी। इसमें एडहॉक जो मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे कि कहीं पे स्मोक टावर लगा दिया, कहीं पे कुछ कर दिया, तो एडहॉक मेजर्स नहीं लिए जाएंगे, मतलब रैंडम चीज़ें नहीं की जाएंगी। एक स्ट्रीमलाइन मेजर लिया जाएगा जिससे कि परमानेंट सोल्यूशन मिल सके। इन पोम्पियो इंडो पैसिफिक टूर, ए मैसेज फॉर चाइना, टेक अवे फॉर इंडिया। तो पोम्पियो ने अभी बहुत सारी कंट्रीज़ को विजिट किया है, तो उन्होंने एक मैसेज दिया है चाइना को। आप सभी को पता है कि यूएस और चाइना की रिवलरी चलती रहती है, इंडिया की भी चलती है। वाई डू इंडो पैसिफिक मैटर? इंडो पैसिफिक मैटर क्यों करता है? इट इज़ अ वास्ट एरिया वेयर द यूएस एंड चाइना हैव कम्पीटेड टू इन्फ्लुएंस ऑफ द ईयर। तो इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें चाइना और यूएस दोनों अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चाहते हैं, बट चाइना इन सम एक्सटेंट क्या है कि वो सक्सेसफुल रहा है, लेकिन यूएस दूर पड़ता है तो उसका वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। तो वो क्या चाहता है कि हाँ, इंडिया के थ्रू वो इस पर डोमिनेंस ले। इंडिया एंड चाइनीज इंटरेस्ट हैव कम अप अगेंस्ट ईच अदर, स्पेसिफिकली इन श्रीलंका और मालदीव। तो इंडिया और चाइना का भी इंटरेस्ट है श्रीलंका और मालदीव्स में, क्योंकि श्रीलंका और मालदीव्स के ऊपर अगर जिसका कंट्रोल रहेगा तो इंडो पैसिफिक में उसकी एक स्ट्रांग पावर रहेगी। आफ्टर ईयर ऑफ ट्राइंग टू, तो ये मैंने वही बताया था कि यूएस का डोमिनेंस नहीं हो पाया है। तो अभी यूएस क्या कर रहा है, अपने फुटप्रिंट्स को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है इंडो पैसिफिक में। विद इट्स मिलिट्री अवेलिंग चाइनीज सोल्जर्स एट द एलओसी, इंडिया हैज एम्बेस्ड ए क्लोज रिलेशन विद द यूएस। तो अभी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है इंडिया चाइना की जो समझ लिए वॉर की सिचुएशन आ गई थी, उससे ये हुआ कि इंडिया जो है वो, इंडिया और यूएस की जो रिलेशन है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि यूएस को भी वही चाहिए और इंडिया को भी वही चाहिए। दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, इसकी वजह से रिलेशन हमारा जो है यूएस के साथ स्ट्रांग हुआ है। बट द यूएस इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट टुक सेवरल सॉर्ट ऑफ चाइना। तो अभी क्या हुआ है ना कि जापान और चाइना जो है क्वाड ग्रुप के मेंबर, सॉरी जापान जो है जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है क्वाड ग्रुप के मेंबर हैं, सॉरी नॉट चाइना। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा है कि हम चाइना से डायरेक्ट ऐसे समझ लीजिए कि उनके फ्रंट पे आके हम कोई चीज़ डिराई नहीं कर सकते, हम चाइना से लड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया और यूएस जो है उन्होंने बहुत सारे शॉट्स दिए हैं चाइना को कि ऐसा करने के मतलब कि ऐसा फील कराने के लिए या उसको एक शॉक देने के लिए। तो दैट इज आई थिंक, तो यूएस और इंडिया ही दो कंट्री हैं जो कर सकती हैं, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने डिनाई कर दिया है क्वाड ग्रुप में, ठीक है। इन स्ट्रेचिंग ए रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर एंड फ्री ओपन इंक्लूसिव पीसफुल इंडो पैसिफिक। और इंडिया और वो जो है यूएस जो है वो चाहते हैं रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर हो एंड फ्री एंड ओपन इंक्लूसिव पीसफुल इंडो पैसिफिक हो। अब अभी क्या हुआ है कि ऑल दी कंट्रीज, पोम्पियो ने कहाँ विजिट किया? श्रीलंका, मालदीव एंड इंडोनेशिया। याद रखिएगा, यूपी पीसीएस या एमपी पीसीएस, कहीं भी पीसीएस के एग्जाम में पूछ लेता है कहाँ कहाँ उन्होंने विजिट किया था जब वो आए थे, तो वो पूछ भी सकता है। चाइना अपीयर स्ट्रांग इन श्रीलंका। तो चाइना श्रीलंका में स्ट्रांग है, वेयर इट हैज़ कंट्रोल ऑफ द हम्बनतोता पोर्ट इज मेकिंग ए टर्मिनल फॉर कोलंबो पोर्ट। तो हम्बनतोता पोर्ट पे कंट्रोल किसका हो रहा है? चाइना का हो रहा है बाय द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव।
एंड ए न्यू सिटी ऑफ कोलंबो सी फ्रंट इज इन्वॉल्विंग इन द स्लीव ऑफ अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी ये एक वी कैन से कि एक दिशा दे रहा है, एक स्टेज दे रहा है। 3 विजिट 1 थीम, तो इन्होंने जहाँ जहाँ विजिट किया एक ही थीम थी। इन्होंने सब हर एक जगह पे कहा कि जो चाइना है वो लॉलेसनेस, वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है लॉलेसनेस है, मतलब उसके पास कोई एक प्रॉपर लॉ नहीं है, मीन्स कि वो लॉ को फॉलो नहीं करता। डू नॉट रिस्पेक्ट इंटरनेशनल रूल। तो पोम्पियो ने कहा है कि चाइना इंटरनेशनल रूल की भी रिस्पेक्ट नहीं करता। इंसर स्मॉल कंट्रीज इनटू डेप्ट ट्रैप, तो स्मॉल कंट्रीज को डेप्ट ट्रैप में फंसाता है। एंड मेक इरिडेंटिस्ट क्लेम ऑन टेरिटरी, तो वो टेरिटरी पे क्लेम भी कर देता। अब ये बात इन्होंने सही कही है कि चाइना क्या करता है, चाइना सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाता है, और जब बहुत सारा लोन हो जाता है ना कंट्रीज़ पे, तो कंट्रीज़ तो उसको पे नहीं कर पाती जिनके पास पैसा नहीं होता। तो चाइना कहता है कि अपनी ये टेरिटरी हमें दे दो, हम इस पे डिफेंस और फॉरेन का जो है वो हम करेंगे, और हम इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाएंगे। ऐसा होता है, हम्बनतोता पोर्ट पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन श्रीलंका जो है उसने कहा है कि मतलब श्रीलंका सपोर्ट में नहीं है। श्रीलंका पोम्पियो अराइवल द चाइनीज एम्बेसी सेड दैट द यूएस वर ट्राइंग टू इंटरफेयर चाइना श्रीलंका रिलेशन एंड द कोर्सन बली कोलंबो। तो पोम्पियो के अराइवल के पहले ही चाइनीज एम्बेसी ने कह दिया था कि यूएस जो है इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशन है उनमें इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे ऑफिस एट बीजिंग हैड प्रोवाइडेड क्रूशियल असिस्टेंट टू कोलंबो। तो अभी गोताबाया राजपक्षे मानने को तैयार नहीं है कि चाइना ऐसा कर रहा है। उन्होंने कहा कि चाइना ने हमको एक बहुत बड़ी अमाउंट में फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की गई है। वाइल वेलकमिंग मोर अमेरिकन राजपक्षा टोल्ड पोम्पियो दैट श्रीलंका फॉरेन पॉलिसी वॉज नॉट अलाइन टू एनी पावर। तो गोताबाया राजपक्षे ने कहा है कि जो श्रीलंका की फॉरेन पॉलिसी है वो किसी भी बड़ी पावर के साथ अलाइन नहीं होना चाहती। सो दैट इज द थिंग। तो आप कह सकते हैं श्रीलंका में वो फेल हो चुके हैं। मालदीव्स में क्या हुआ, फ्रेमवर्क डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट ये साइन हुआ था। तो मालदीव्स में सिचुएशन कंट्रोल है, क्योंकि इंडिया भी मालदीव्स इंडिया के भी क्लोजर है, और मालदीव्स ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ऐसा होता है। लेकिन एक्सेप्ट करना और उस पर एक्शन लेना दोनों बड़ी बात होती है। तो दैट इज़ द थिंग। नाउ वी ऑल वांट टू पीसफुल इंडिया। तो अभी क्या हुआ है कि मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं मामून जी, उन्होंने कहा है वी ऑल वांट ए पीसफुल इंडियन ओशन। हम पीसफुल इंडियन ओशन चाहते हैं। आई आर द यूज टू रिस्पेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ मालदीव। तो उन्होंने कहा है कि यूएस से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मालदीव की जो इंडिपेंडेंस है उसकी रिस्पेक्ट करें। प्लीज़ रिस्पेक्ट द राइट ऑफ मालदीव्स टू कीप इट्स फ्रेंडशिप विद ऑल कंट्रीज दैट बेनिफिट आवर डेवलपमेंट। तो उन्होंने कहा है कि वो यूएस को चाहिए कि मालदीव्स के राइट को वो रिस्पेक्ट करे और अपनी फ्रेंडशिप रखें उन सारी कंट्रीज से जो हमारे डेवलपमेंट के लिए काम कर सकती हैं। वी डू नॉट वांट टू इंगेज इन पावर स्ट्रगल एंड रेबल्री इन द इंडो पैसिफिक। तो मालदीव्स ने भी कहा है कि हम ये नहीं चाहते कि हम किसी भी ऐसी पावर स्ट्रगल में शामिल हों। इंडोनेशिया जो है इन जकार्ता विच इज ऑल्सो, तो इंडोनेशिया कुछ फेवर में है। अब इस आसियान का जो हेडक्वार्टर है जकार्ता में है इंडोनेशिया में। अल्लाह अबैडिंग नेशनल रिजेक्ट्स द अनलॉफुल क्लेम बाई चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इन द साउथ चाइना सी। तो अभी क्या है कि इंडोनेशिया भी साउथ चाइना सी में क्लेम करता है, तो ये तो एंटी चाइना है ही है। तो ये थोड़ा सा फेवर में था, ठीक है। नाउ द थिंग इज़ दैट कि अब हम आ चुके हैं एडिटोरियल पेज में। देखिए गाइस, ए लॉन्ग नंबर नाइट, इसमें क्या है कि यूएस के जो इलेक्शन है ना उसके बारे में ज़्यादा चीज़ें दी होंगी। मैं आपको बताऊंगा, पूरा बता दूंगा, बट आपको अगर लगेगा रेलेवेंट तो आप लिख लीजिएगा, वरना नहीं। द रॉन्ग लिंक, तो इसमें क्या दिया गया है कि फार्मर्स को समझना चाहिए, जो फार्मर्स बिल पे वो प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसके बारे में दिया गया है। लास्ट चाइल्ड मैटर, तो इसमें हुआ क्या है कि असर की जो रिपोर्ट है उन्होंने फ़ोन से सर्वे किया, ठीक है। उन्होंने कहा और ऑड इज नॉट अक्रॉस रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया में ओनली अबाउट 1/3 ऑफ द सर्विस चिल्ड्रन है एक्सेस टू ऑनलाइन। तो अभी आपको पता है कोविड की वजह से ऑनलाइन लर्निंग चल रही है, ठीक है। उसके बारे में कुछ डेटा दिया गया है कि बहुत सारे लोग हैं कि
मतलब 7 महीने हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों के पास बच्चों के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, बहुत सारे बच्चों के पास बुक ही नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने एनरोलमेंट ही नहीं कराया। सो दिस इज़ अ थिंग जो कि इनक्वलिटी एक टाइप से हम कह सकते हैं कि स्प्रेड कर रही है। उन्होंने दिया है ओनली अबाउट 1/3 ऑफ सर्वेड चिल्ड्रन हैड एक्सेस टू ऑनलाइन लर्निंग। तो 60,000 बच्चों में 1/3 केवल ऑनलाइन लर्निंग का एक्सेस कर पा रहे हैं। ओनली 11% हैड एक्सेस द लाइव ऑनलाइन क्लास। तो केवल 11% है जो लाइव ऑनलाइन क्लास को एक्सेस कर पा रहे हैं। दैट द बर्डन ऑफ डिजिटल इनइक्वलिटी है ये हैज़ फॉलन ऑन चिल्ड्रन सो जब इन डाटा एज मनी हैज़ 24.3% ऑफ चिल्ड्रन सेड दैट दे हैड नॉट रिसीव एनी लर्निंग मटेरियल फ्रॉम स्कूल। तो 24% लगभग जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल से कोई मटेरियल ही नहीं मिला। द सर्वे वॉज हेल्ड बिकॉज दे हैड नो स्मार्टफोन। तो अभी क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है। ऑलमोस्ट 75% ऑफ इंटरेक्शन विथ स्कूल वाज ओवर ऑन व्हाट्सएप। तो 75% ज़्यादा इंटरेक्शन जो स्कूल के टीचर्स और चिल्ड्रंस का हुआ है वो व्हाट्सएप पे हुआ है। तो दैट इज द थिंग, व्हाट्सएप पे कोई क्या ही पढ़ लेगा अगर ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही। असर रिपोर्ट ऑफर स्नैपशॉट ऑफ चर्च इन एजुकेशन सिस्टम, चर्न इन एजुकेशन सिस्टम एंड ऑल्सो हाउ इनहेरिटेड डिसएडवांटेज कंटिन्यू टू अफेक्ट क्वालिटी ऑफ लर्निंग। तो इन्होंने असर रिपोर्ट ने स्नैपशॉट लिया है कि एजुकेशन सिस्टम में कैसा इनहेरिटेड डिसएडवांटेज इस ऑनलाइन लर्निंग का, इसमें डिजिटल इनक्वलिटी स्प्रेड हो रही है। फॉर इंस्टांस चिल्ड्रन विद पेरेंट्स एजुकेटेड टिल क्लास 10th हैड markedly better access of learning in these month than the children of parent with fewer year spent in school। तो अभी उन्होंने ये भी दिया है कि जिनके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो 10th से ज़्यादा पढ़े हुए हैं, तो उनके बच्चों को अच्छा एक्सेस मिला है, उनकी अच्छी पढ़ाई हो पाई है। लेकिन जिनके पेरेंट्स जो हैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन पे पढ़ाई का एक्सेस ज़्यादा नहीं हो पाया है। नाउ तो दैट इज ए लॉन्ग नंबर नाइट प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे इन 2008 शोड दैट अमेरिका कुड लिव अप टू पॉलिटिकल क्रीड ऑफ इक्वलिटी। वी नाउ हैव ग्रेट थ्रेट टू फाउंडेशन प्रिंसिपल। अभी क्या हुआ था 2008 में जब वो बराक ओबामा जी बने थे, तो वो पहले ब्लैक जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो ऐसा माना गया था उस टाइम पे कि जो मतलब कि जो डेमोक्रेसी है वो यूएस में सही वर्क करती है, क्योंकि उस टाइम तक कोई ब्लैक बना नहीं था। हु वांट ब्लैक्स मैनेटर टू रिक्लेम द पोस्ट ऑफ इक्वलिटी। तो अभी बिडेन को जो इसमें दिया गया, बिडेन को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि ब्लैक्स जो हैं उनकी सुप्रीमेसी हो। इफ जो बिडेन विन द यूएस विल रिटर्न टू इंटरनेशनल अलायंस, डिक्टेटर विल बी एम्बेस्ड लेस आइडेंटिटी एंड ह्यूमन राइट भी प्लेड इन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। तो जो ऑथर हैं, अभी देखिए ऑथर के बारे में बताता हूँ। ऑथर जो हैं ये यूएस में बहुत दिन से रह रहे हैं, 1988 से रह रहे हैं। तो इन्होंने बहुत सारे इलेक्शंस देखे हैं यूएस के, तो उसके बेस पे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स ऑथर के हैं, ऐसा जरूरी नहीं है सही हो। तो इनका जो बिडेन जीतेंगे तो इंटरनेशनल अलायंस जो है वो स्ट्रांग होगा। डिक्टेटर जो हैं वो एम्बेरस फील करेंगे क्योंकि यूएस उन पे झुकने वाला नहीं है, और ह्यूमन राइट जो है वो उनकी फॉरेन पॉलिसी में एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगा, ऐसा ऑथर कह रहा है। द इलेक्टोरल कॉलेज इज साइमल्टेनियसली मिस्टिफाइंग द सिंपल स्टेट इलेक्टोरल वोट डिपेंड ऑन इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑन द 2 हाउस ऑफ यूएस कांग्रेस। तो दोनों हाउस के स्टेट इलेक्टोरल जो होता है उसके वोट जो डिपेंड करते हैं, दोनों हाउस पे डिपेंड करते हैं यूएस कांग्रेस के। फाउंडेड ऑन 2 डिफरेंट प्रिंसिपल, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इट बेस्ड ऑन पॉपुलेशन साइज। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो पॉपुलेशन साइज के ऊपर डिपेंड करता है। बट ईच स्टेट रिगार्डलेस ऑफ इट्स पॉपुलेशन साइज आल्सो हैव 2 मेंबर इन द यूएस सेनेट। तो जो स्टेट हैं उनके 2 मेंबर यूएस सेनेट में भी होते हैं। दस द इलेक्टोरल वोट्स ऑफ स्टेट आर इट्स सीट इन द हाउस +2 द स्मॉलेस्ट 7 स्टेट हैव 3 वोट सीट। तो स्मॉलेस्ट 7 स्टेट्स हैं उनके पास 3 वोट हैं सब पे, और जो बड़े हैं उन पे 20 वोट्स हैं, जैसे कैलिफोर्निया हो गया। तो ये है द गैप बिटवीन पॉपुलर एंड इलेक्टोरल वोट्स इज हिस्टोरिक चार्ज मैटर, इट विल सफिस टू नोट दैट अमेरिकन स्टेट। तो पॉपुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक वोट्स के जो बीच में जो डिफरेंस है वो मैटर करता है, क्योंकि किसका जैसे कि स्टेट्स हैं तो स्टेट की 2-3 लोग की वो यूएस सेनेट में भी प्रेजेंटेशन है और पॉपुलेशन भी है, तो वो मैटर करता है कि कौन किस स्टेट में ज़्यादा इन्फ्लुएंस, किसका किस स्टेट में ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। सो हाउ विल ट्रम्प एंड बिडेन फेयर इन इलेक्टोरल कॉलेज द कस्टमर। और इसमें दिया गया है अर्ली वोट जो पढ़ते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, पहला मेल के थ्रू होता है, दूसरा बैलेट के थ्रू होता है। अब इसमें होता क्या है
कि अभी अभी इसमें एक न्यूज़ भी आई थी कि मेल के थ्रू जो होंगे, नहीं, बैलेट के थ्रू जो वोट कास्ट किए जाएंगे वो इलेक्शन के बाद भी भेजे जा सकते हैं, उनको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन मेल के थ्रू जो होगा, तो अभी इसमें दिया क्या गया है कि मान लीजिए 3 नवंबर को जो वोटिंग हुई है उसमें मान लीजिए ट्रम्प जी जीत रहे हैं, तो ट्रम्प क्या करेंगे कि उसके बाद जो मेल की वोटिंग होगी वो उसको चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अभी क्या किया है कि नया जज, वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट होगी वहाँ पे नया जज डोनाल्ड ट्रम्प जी ने ही अपॉइंट किया। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर 3 नवंबर को ट्रम्प जीतते हैं तो उसके बाद जो अदर वोटिंग होगी मेल को हो सकता है कि जो मेल के थ्रू वोटिंग है उसको इनवैलिड करा दें, उसके थ्रू जीत जाए, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जब बैलेट पेपर की काउंटिंग हो, बैलेट पेपर जो वोट दिए जाएंगे उसमें बिडेन भी जीत सकते हैं। तो दैट इज द थिंग, इट्स अबाउट इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ यूएस। सो इसलिए मैंने बोला था कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम वाले नहीं होगा, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है कि क्या हो सकता है। अभी इसमें दिया गया, देख लीजिए। इफ ट्रम्प इज अहेड ऑन इलेक्शन नाइट, अगर ट्रम्प का वोट ज़्यादा रहेगा, ही इज लाइकली टू क्लेम विक्ट्री क्लेम कर सकते हैं, एंड ऑल्सो लीगली चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ मेल्ड बैलेट। तो बैलेट जो मेल किए गए हैं उन पे उनकी वैलिडिटी पे कहते हैं यूएस सुप्रीम कोर्ट विच इज अ न्यू जज नॉमिनेटेड बाई ट्रम्प। तो नया जज जो है वो नॉमिनेट किया गया है ट्रम्प के द्वारा ही। तो अगर पहले 3 नवंबर को ट्रम्प जीतते हैं तो उसको इनवैलिड भी कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। द रॉन्ग लिंक, ये लास्ट न्यूज़ आइटम है, ये फार्म बिल पे लिखा गया है। डिबेट किस पे होनी है? डिजायरेबिलिटी ऑफ एमएसपी रेजीम। तो एमएसपी रेजीम जो है वो उसके डिजायरेबिलिटी पे डिबेट ये है। इट इज अ स्ट्रेंज आउटकम, द बिल्स डू नॉट फैसिलिटेट अ पॉलिसी टू डू अवे विद द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है कि एमएसपी हट जाएगी, एमएसपी हट जाएगी, ऐसा कहीं भी उस बिल में नहीं दिया गया है कि एमएसपी हटाने का कोई प्रोविजन होगा। ठीक है, एमएसपी हटाने का कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है, लेकिन एमएसपी लाने का भी कोई प्रोविजन नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? एल्सवेयर द सपोर्ट, तो इस पे लेकिन फिर भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एल्सवेयर सपोर्टर ऑफ बिल्स हैव कोटेड दैट शांता कुमार कमेटी फिगर द आर्गू दैट एमएसपी आर एनवे इररिलेवेंट फॉर द मोस्ट ऑफ फार्मर इन द कंट्री। तो लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि शांता कुमार कमेटी जो है, ये याद रखिए, शांता कुमार कमेटी है, ये इससे रिलेटेड है। तो एमएसपी भी इसमें आती है, फार्मर से रिलेटेड है। तो इसमें क्या हुआ है कि शांता कुमार कमेटी में एमएस ने रिकमेंडेशन दी है कि एमएसपी जो है इररिलेवेंट है, इससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बहुत से कम क्रॉप्स ही हैं जो एमएसपी के अंडर में आती हैं। बहुत सारी कम क्रॉप्स का प्रोक्योरमेंट हो रहा है, जैसा राइस और वीट का प्रोक्योरमेंट बहुत ज़्यादा होता है और सबका कम होता है। और सो दैट इज द थिंग जिसके थ्रू शांताराम सॉरी कौन सी कमेटी थी? शांता कुमार कमेटी थी, शांताराम, सॉरी शांताराम नहीं थी, शांता कुमार थी। इट इज थ्रू दैट ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन बेनिफिट ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम प्रोक्योरमेंट। तो जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होता है उसमें उससे एक स्मॉल फ्रैक्शन जो है वो उसी को बेनिफिट होता है। बट वन कैन नॉट इग्नोर द इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ दिस। तो इनडायरेक्ट बेनिफिट से किसी को इग्नोर किया। अब इसमें इनडायरेक्ट बेनिफिट कैसे होगा? इनडायरेक्ट बेनिफिट ऐसे होगा कि मान लीजिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मान लीजिए किसी भी फार्मर ने 10 प्रोड्यूस किया। अब अगर मान लीजिए गवर्नमेंट इसमें प्रोक्योर कर लिया मान लीजिए 2, ठीक है, तो 8 बचा है, तो 8 तो मार्केट में ही रहेगा, तो मार्केट में डिमांड जो है बनी रहेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने इसमें प्रोक्योर कर लिया 8, तो यहाँ पे जो मार्केट होगी यहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगी। मार्केट की शॉर्टेज होगी तो फार्मर को और लाना पड़ेगा। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी, जिससे कि फार्मर्स को बेनिफिट होगा। तो ये इनडायरेक्ट बेनिफिट है जो मिलता है एमएसपी से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप, ये आपके लिए जानना जरूरी है। ओके, हाँ, सॉरी फॉर दैट। सो नाउ मूव फर्दर। तो इतना ही था इसमें कि अब इसमें फाइनल कंक्लूडिंग पैराग्राफ में क्या दिया होगा, द पीरियड फ्रॉम 2020 तो 2000, तो इसमें कांग्रेस गवर्नमेंट को दिया गया 2004 से 2012 तक एमएसपी बहुत ज़्यादा थी। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट द इशू ऑफ एमएसपी इज ऑल द मेजर इंपॉर्टेंट ऑफ रेड ग्रीन एग्रीकल्चरिस्ट। द एमएसपी रेड ग्रीन एग्रीकल्चरिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। Being deprived of irrigation, they don't derived benefit from subsidy on electricity and fertilizer as they use is limited। तो उन पे क्या है कि इरिगेशन उन पे लिमिटेड है, उनको ज़्यादा सब्सिडी और उस पे क्या कहते हैं, सब्सिडी नहीं मिलती इलेक्ट्रिसिटी पे और इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स पे। तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये
क्योंकि एमएसपी के थ्रू उनको एक रिम्यूनरेटरी प्राइस मिल जाती है, उनसे प्रोक्योरमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। सो एट द मोमेंट द ओनली स्टेट सपोर्ट दीज फार्मर्स have is that MSPs. This, though far from adequate, is crucial. Above all, the debate on whom and how the state should support an issue is that should be addressed independent of the Farm Act. Presenting these act as an alternative to MSP will not pursue farmer and they cannot be blamed for that. तो अभी अगर MSP को हटाने के लिए नहीं कहा गया तो ऑथर ऐसा कहता है कि उस पर ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए और स्टेट को एक ऐसा मैकेनिज्म लाना चाहिए जिससे के थ्रू ये सारी चीज़ें मैनेज की जा सकें। तो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अक्टूबर में पॉल्यूशन क्यों राइज होता है, यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख भी सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है उससे कि अक्टूबर में पॉल्यूशन राइज क्यों होता है। यूपीएससी ऐसे ही करंट अफेयर से क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। सो दैट इज द थिंग फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।